हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम करें भारतीय इतिहास की घटना चक्र की बुक। और इसमें हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 11 की बात चल रही है यानी कि उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत में जितना भी था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा उससे आगे का है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा एंड शेयर करेगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स। देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया, अभी जो है हम पहुंच चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 11 यानी कि उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, राइट। उसके बाद के भी चैप्टर्स आप लोग देख सकते हैं कि हमें आगे कौन कौन से चैप्टर करने हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बस पहले कर लेते हैं नोट्स, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन से। एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम पूरे चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। अच्छा, तो जौनपुर की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक। इनका नाम है जौना खां भी है, ठीक है। तो सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में यानी कि टाइम पीरियड है, देखिए यहाँ पे 1394। तो 1394 वैसे किसका टाइम पीरियड था? तो देखिए 1320 से लेकर 1414 तक आता है मुगल पीरियड, ठीक है। मुगल डायनेस्टी, सॉरी मुगल नहीं, तुगलक तुगलक वंश आता, राइट। ये कुछ उसी समय का टाइम है। अच्छा, यहाँ लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। तो इसके संस्थापक मलिक सरवर था। जौनपुर की बात हो रही है, इसका संस्थापक कौन है? मलिक सरवर, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना करी। किसने करी है? मलिक सरवर ने किसकी? सरकी राज्य की स्थापना की। तो मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का क्या था? दास था। तो ये रहा आपका मोहम्मद शाह द्वितीय का दास हो गया ये मलिक सरवर। अच्छा, सुल्तान ने उसे जो है मलिकुल शर्क यानी कि पूर्व की स्वामी तथा ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान करी, ठीक है। यानी कि महमूद शाह द्वितीय ने मलिक सरवर को ये दो उपाधियाँ दी। एक तो हो गया मलिकुल शर्क और दूसरा हो गया आपका ख्वाजा जहाँ की उपाधि, ठीक है। तो सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु क्या होता है 1479। अच्छा, तो 1479 किसका टाइम पीरियड था गाइस? 1451 से लेकर आपका 1529 तक आपका लोधी वंश था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि इतने इतने टाइम तक जौनपुर की को स्थापित रखा किसने? सरकी शासकों ने, राइट। तो अब क्या होता है कि 1479 में क्या होता है? बहलोल लोधी आता है। तो उसने क्या किया? अंतिम शासक यानी कि हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया। तो दिल्ली सल्तनत का अंग जौनपुर को किसने बनाया? बहलोल लोधी ने बनाया, ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड लिखा है 1479, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ लिखा है इब्राहिम शाह सरकी। इनका टाइम पीरियड हो गया 1402 से लेकर 1440, राइट। तो यहाँ लिखा है गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 में, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेहियर के अनुसार 1402 जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी की बात हो रही है। तो उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे क्या बोला जाता है? शर्की शैली कहा जाता है, उसका उदय हुआ, ठीक है। तो उसने स्वयं जो है सिराज हिंद की उपाधि धारण करी और उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई? यहाँ पे लिखा है इब्राहिम शाह सरकी ने की एक शैली, जिन्होंने उदय किया एक शैली को जिसका नाम है सरकी शैली, ठीक है। इन्होंने उपाधि क्या ली? सिराज हिंद, और भारत मतलब जौनपुर को क्या बोला? भारत का सिराज, ठीक है। तो इसमें है विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया, ठीक है। तो विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1420 में क्या होता है? अली शाह का भाई यानी कि शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर में सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो शाही खां किस नाम से बैठा? जैनुल
आबेदीन के नाम से 1420 में, कहाँ, कश्मीर के सिंहासन पे। तो वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसके धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना जो है मुगल बादशाह अकबर से की जाने लगी। ठीक है, तो उसने क्या है, जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत राजतरंगिणी का पारसी में क्या करा, अनुवाद करवाया। और वूलर झील कहाँ पे है, आपका कश्मीर मिल जाएगी। वूलर झील में क्या है, जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबिदीन ने ही करवाया। किसने, जैन उल आबिदीन ने ही करवाया। ठीक है, तो जैन उल आबिदीन का धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था इन्हें। तो मतलब कश्मीर में अगर नाम आता है तो इनका आ जाएगा शाही खां, जिनने किस नाम से सिंहासन पर बैठे, जैनुल आबिदीन। ठीक है, तो अकबर से इनकी तुलना करी जाती थी। जजिया हटा दिया उन्होंने, गौहत्या जो है बंद करवा दी। वुलर झील में एक जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया। और क्या है कहानी में, तो धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्यों की वजह से इन्हें कश्मीर का क्या बोला जाता था, अकबर बोला जाता था। कहानी है 1420 के आसपास की। अच्छा, 1407 में क्या होता है, सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। ठीक, कहाँ की बात हो रही है अब, गुजरात की। तो उसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी क्या है, धार पर अधिकार कर लिया। किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया। तो 1458 में क्या होता है, फतेह खां सिंहासन पर बैठा। दूसरा बंदा आ गया फतेह का। तो उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि धारण करी, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात था। और उसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किले की थी। तो इतनी सी बात है, गुजरात की कहानी थी ये। आ जाते हैं दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी की बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में क्या है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। कौन सी साम्राज्य, बहमनी। जफर खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह की उपाधि धारण करके 1347 में क्या है, सिंहासन पर बैठा। 1347 की अगर हम बात करें तो 1320 से लेकर 1414 और क्या है, यहाँ लिखा है कि इसने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। तो उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम क्या रखा, एहसानाबाद रखा। राइट, अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे जो है चारों तरफ और प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और यहाँ लिखा है बीदर। राइट, तो बहमनी राज्य के स्वतंत्र हुए राज्य की बात, बहमनी राज्य से स्वतंत्र जो राज्य हुए वो, तो यहाँ पे लिखा है राज, उसके संस्थापक, और यहाँ पे है राजवंश कौन कौन से आए तब। जैसे यहाँ लिखा है राज यानी कि बरार, तो इसका संस्थापक कौन है, फतेहुल्लाह इमाद शाह। राइट, और राजवंश क्या होगा, इमाद शाही वंश। अब बात करें बीजापुर की, तो यहाँ पे यूसुफ आदिल शाह, तो आदिल शाह वंश। राइट, फिर उसके बाद है अहमदनगर, यहाँ पे मलिक अहमद है, यहाँ पे है निज़ाम शाही वंश। फिर है गोलकुंडा, तो कुली कुतुब शाह, यहाँ कुतुब शाही वंश की बात हो रही है। तो बीदर में हो गया अमीर अली बरीद, और यहाँ पे क्या है, बरीद शाही वंश। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है कि बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। ठीक है, तो उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे क्या बोलती थी, जगत गुरु। तो क्या पता चला आपको, बीजापुर शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय क्या बोलते थे, जगत गुरु। ठीक है, तो गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या फिर निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। तो जो ये बंदा है उसने हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरस की रचना करी, और उसी के काल में फरिश्ता नया नाम है फरिश्ता, तो फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। तो इतनी बातें हो गई इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। तो हमने कहा बीजापुर के शासक की बात करी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जगत गुरु, अबला बाबा निर्धनों का मित्र, तो किताबें नौरस की रचना, फिर फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता की रचना, और इन्होंने क्या है, नौरसपुर नगर की स्थापना करी। इतनी सी बात, आगे बढ़ जाते हैं अब।
फिर लिखा है बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। तो ये भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है और विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। क्या? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद। ठीक है। तो इसमें लिखा है गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1510 में बनाया था। ठीक है। तो मानसिंह तोमर ने क्या बनाया? गुजरी महल। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति किसकी स्मृति में बनाया था और किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद शाह तुगलक के यानी कि जौना खां की स्मृति में बनवाया था। तो जो मोहम्मद शाह द्वितीय किसका शासनकाल 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य था। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का क्या था? दास। सुल्तान ने उसे क्या है आपका मलिकुर सरवर सरक यानी कि पूर्व का स्वामी और ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया रिपीट, या आप लोग बताइए किसने की। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है शर्की सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। तो सिंपल आंसर है जौनपुर। तो यहाँ लिखा है इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके साथ शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली यानी कि सरकी शैली कहते हैं उसका उदय हुआ। तो इस शैली से क्या हुआ कि साधारण प्रकार की जो मीनारें हटा दी गई। तो क्या झलकने लगा? हिंदू प्रभाव झलकने लगा। अच्छा, इसने स्वयं को क्या बोला? सिराजे हिंद की उपाधि धारण करी। और जौनपुर की उस समय क्या थी? सांस्कृतिक जो ख्याति थी चारों तरफ फैली हुई थी, जिस वजह से क्या है जौनपुर जो है भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? अच्छा, तो हुसैन शाह। चलिए समझे। तो देखिए जौनपुर शहर की जो स्थापना है 15वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाए। तो सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका वास्तविक नाम एक्चुअल में क्या था? जौना खां था। ठीक है। तो 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की और सरकी शासकों ने लगभग जो है 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। अब क्या होता है कि 1479 में बहलोल लोदी आता है। अच्छा, बहलोल लोदी ने क्या किया? जो अंतिम शासक था यानी कि हुसैन शाह सरकी, उसको पराजित किया और जौनपुर को पुनः क्या करा? दिल्ली सल्तनत का ही अंग बना दिया। तो जौनपुर को पूर्व या भारत का सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट लिखा है कि जो कश्मीर का शासक है कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था। कौन था भैया? वो था आपका जैनुल आबिदीन यानी कि जैनुल ऐसे भी लिख सकते हैं, जैनुल ऐसे भी लिख। तो जैनुल आबिदीन। तो गाइस यहाँ लिखा है कि 1420 में आदिल शाह का भाई शाही खां यानी कि जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। अच्छा, ये कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसको क्या बोला जाता था? उसकी जो तुलना है ना वो अकबर से की जाती थी, मुगल बादशाह अकबर से। तो उसने हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जो जजिया कर है उसको हटा दिया। ठीक है। तो उसको हटाने वाला ये क्या था? प्रथम शासक भी था। अच्छा, गौ हत्या उसने बंद करवा दी। तो उसके समय में क्या है? महाभारत, दशावतार और रास तरंगणी का फारसी में अनुवाद किया गया यानी ट्रांसलेट किया गया। अच्छा, उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। यहाँ लिखा जैन प्रकाश जैनाविलास नामक ग्रंथ की इसी समय क्या हुई थी? लिखे गए थे। ठीक है गाइस, एक चीज़ और देखते हैं। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना वो राजस्थान के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें लिखा है निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर जो है समाप्त किया? रिपीट हुआ है, अभी हमने व्याख्या में पढ़ा। किसने? जो कश्मीर का शासक था उसने। अच्छा, जैनुल आबिदीन ने। राइट। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो गाइस यहाँ लिखा है, पहला लिखा है बुर्ज, फिर लिखा है बौद्ध पगोडाओं से सम्मान और है फारसी शैली। तो आंसर है देखिए तीनों 1 2 3 तीनों ही है। IAS 1999 में आया वो क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है सिकंदर बुत शिकन
द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैनुल आबिदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया। और मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज है आपका, फारसी शैली है, बौद्ध पगोडाओं से समानता, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। ओके, यहाँ लिखा है मुनि जिन विजय सूरी, राइट। और कौन कौन थे यहाँ पे? मुनि सुंदर सूरी, फिर है टिल्ला भट्ट और नाथा। तो गाइस ये भी देखिए राजस्थान के पेपर में आया हुआ है। तो जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा और टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित। तो गाइस आप एक चीज़ देखिएगा कि इसके क्वेश्चन जो है ना बहुत कम आए हुए हैं यूपीपीसीएस में। देखिए अजीब ही गरीब आईएएस में है, राजस्थान में है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं ना आपको, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यहाँ लिखा है मध्यकालीन भारतीय राज्य है और यहाँ है वर्तमान क्षेत्र, मतलब पहले क्या नाम था आज क्या है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। हमारे पर लिखा है चंपक, दुर्गर और कुलूत, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक यानी कि चंबा तथा कुलूत यानी कि कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, चंबा और कुल्लू। फिर है दुर्गर जम्मू से, जम्मू में स्थित। तो चंपक, दुर्गर और कुल्लू राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्य यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो आंसर में देखिए बी यानी कि केवल 2 सही है, यानी कि जो ये आपका है ये आपका जम्मू से संबंधित, ये ठीक है। और ये वाला आपका हिमाचल, ये वाला भी आपका हिमाचल, ठीक है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की। तो बहमनी, इसमें लिखा है अलाउद्दीन हसन ने की। तो दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां, ठीक है, हसन गंगू नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम क्या रख दिया? एहसानाबाद, राइट। तो अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों तथा प्रांतों में विभाजित किया। कौन कौन सा? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, उसमें बीजापुर भी शामिल था। दक्षिण में हिंदू शासकों को उसके अपने अधीन किया। उसने क्या किया? अपने अधीन, और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस में, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट लिखा है कि बहमनी राज्य की जो स्थापना है किस वर्ष हुई है। तो आंसर है आपका 1347 में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गुलबर्गा। फिर है दक्षिण में बहमनी राज्य की संस्थापक निम्न में से कौन था? तो गाइस ये हो गया आंसर आपका हसन गंगू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, आंसर है आपका 14वीं शताब्दी यानी कि 1347, ये 14th सेंचुरी माना जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखा है ये मैच करवाना है आदिल शाह, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, शर्की शाह, और ये कहाँ के शासक थे ये बताना है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। देखिए बीजापुर में आदिल शाह राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुलू कुतुब शाह ने की। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की। सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब लिखा है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा क्या जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो नाम है इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। तो उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण क्या कहती थी? उसको जगत गुरु की उपाधि दे रखी थी। अच्छा, गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो गाइज आंसर है हमारा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अच्छा, इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी। ठीक है, तो ये जो है ये बीजापुर सल्तनत के क्या थे? शासक थे। नेक्स्ट लिखा है कि अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो गाइस देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा आपका अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या लिखा है कि शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निज़ाम शाही सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। दायित्व है कि 1632 में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी और अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। तो दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। तो सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। चलिए, इसमें लिखा है वह युग्म जो सही सुलमित नहीं है को इंकित कीजिए। यहाँ लिखा है बाज बहादुर मालवा, फिर कुतुब शाह जो है गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, फिर यूसुफ आदिल शाह, यहाँ लिखा है अहमदनगर। ठीक है, जो कि गलत है। देखिए, यूसुफ आदिल शाह की अगर बात करें तो ये बीजापुर के शासक थे, ना कि अहमदनगर के, जबकि बाकी के जो है वो सारे सही हैं। आगे, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद इस वक्त कहाँ पे गए? तेलंगाना में। तो दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं। ये देवगिरी के यादवों और क्या है वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युग में ये हीरो के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुलिमित है, मतलब कौन सा एक सही है? आंसर गाइस इसमें है बी, सॉरी बी, होयसल द्वार समुद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा होयसल वंश की जो राजधानी है द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल, यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई और बाद में हो गई मदुरा। ठीक है, चलिए फिर है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी? ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। आंसर है हमारा होयसल। ठीक है, सूची 1 2 इन दोनों को मिलाना है। यहाँ हो गए राजवंश, यहाँ उनकी राजधानियाँ लिखी हैं। चलिए आंसर देखते हैं डायरेक्ट। तो इसमें लिखा है पल्लव, पल्लव की हो गई यहाँ पे कांची, पांडे की मदुरा, यादव की हो गई देवगिरी एंड काकतीय की हो गई वारंगल। चलिए आगे बढ़ते, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो वैसे एक चीज़ और भी देखते हुए चलते हैं साथ साथ, जैसे ये क्वेश्चन आया है मेंस में, यूपी पीसीएस के मेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए UPROARO का क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसका जो है प्री, हाँ ये एक है आपका यूपी पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल वाला नहीं है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है, अब देखिए IAS का क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो इसमें लिखा है हलेबिड और क्या है वेल्लूर में। तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हालेबिड, जो कर्नाटका के हासन जिले में है, और इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबिड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। ये मंदिर 13वीं सदी का है। तो होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर वेल्लूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने
प्रारंभ कराया था। अच्छा आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है होयसल, अच्छा कब आया था हमने देख, आईएएस का क्वेश्चन था ये। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए मेंस का है, जो कि अब होता नहीं है। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम, तो हो गया आपका हलेबिड, अभी हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबद में से एक है। तो आंसर है हमारा गोल गुंबद बीजापुर, राइट। आईएएस प्री का क्वेश्चन है, 1995 में आया हुआ है। तो बीजापुर के मोहम्मद अली शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबद में से एक है। इसका वाहे भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है और इसके प्रत्येक कोनों पर क्या है आपका कंगूरों की व्यवस्था। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की चयन कीजिए। यहाँ लिखा है दोहरा गुंबद, यहाँ लिखा है अष्टभुजीय मकबरा, सत्य मेहराबीय मकबरा एंड गोल गुंबद। ठीक है, यहाँ लिखा है शेर शाह, मोहम्मद आदिल शाह, बलबन, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड के पीसीएस में, आंसर बी यानी कि 4132। तो गाइस यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ लिखा है दोहरा गुंबद जो है सिकंदर लोदी का, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन एंड गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, राइट। यहाँ लिखा है मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था। तो गाइस इसका आंसर देखिए एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि ये जो आयोग है ना उसने क्वेश्चन को क्या करा, डिलीट हटा दिया। अच्छा, मांडू के जहाज महल का निर्माण, क्वेश्चन रिपीट, एमपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसमें लिखा है गुजरी महल किसने बनाया था, एमपी पीसीएस हो गया ये, मान सिंह ने बनाया था। ठीक है, तो गुजरी महल जो है राजा मान सिंह तोमर ने 1510 में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी थे। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है बताना है। यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लिखा है अदीना मस्जिद जो है मांडू, ये गलत है। और बाकी लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाज़ा आपका गोंड, 3 दरवाज़ा जो है अहमदाबाद में। तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लें प्री के लिए कि भैया इसमें से कुछ, इस चैप्टर में से कुछ खास आने वाला है। देखिए पश्चिम बंगाल में पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित कराया गया था। सिकंदर शाह का जो शासनकाल है वो आपका है 1358 से लेकर 90। और इस मस्जिद में जो है 400 गुंबद हैं और एक क्या है वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। और इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर और महलों के अवशेष हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पोलिगा कौन थे, तो आंसर हो गया हमारा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ठीक है, यूपी, देखिए ये क्वेश्चन आया तो यूपी पीसीएस प्री में है, लेकिन री एग्ज़ाम में देखिए 2015 के री एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप देखेंगे सारे इतने खतरनाक हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई है। चलिए, तो गाइज यहाँ पे देखिए ना कहानी हो गई ख़त्म, यानी कि वीडियो हो गई एंड, वीडियो का हो गया एंड, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, इस वीडियो को। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा भक्ति और सूफी आंदोलन पे। चलिए कल तक, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।